क्या होता है, सेंसेक्स रिकॉग्नाइज होता है 1986 में, सेंसेक्स एक्सिस्टेंस में आता है, और उसी टाइम पे एक नए ब्रोकर का जन्म होता है, श्री श्री हर्षद मेहता का। ये एक ऐसे ब्रोकर बनते हैं जो कि एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं। देखिए, अगर आपको पूरी दुनिया में अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना है किसी भी तरीके से, तो आपको कुछ पाथ ब्रेकिंग करना पड़ेगा। यू कैनॉट टेक द नॉर्मल कोर्स रूट। जितने भी लोग आज की डेट में रिनाउंड हैं, ऑल ऑफ देम हैव टेकन अ डिफरेंट पाथ, द रोड लेस ट्रैवल्ड, जो आपकी पोयम है जो आप पढ़ते थे स्कूल में, रोड लेस ट्रैवल्ड। कोई, हाँ जी, रोड नॉट टू बी टेकन, हाँ जी, रोड लेस ट्रैवल्ड, रोड नॉट टेकन। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, everyone has taken the road less traveled and that is why they have known, चाहे वो गॉडमैन हो। तो वैसे उस जमाने में हर्षद मेहता took the road less traveled। तो रोड लेस ट्रैवल्ड का मतलब ये है कि आप वो करो जो उस टाइम के इनकम्बेंट्स नहीं करते हैं। इनकम्बेंट्स का मतलब है जो आपके लेगेसी ब्रोकर बैठे होंगे, तब भी बैठे होंगे लेगेसी ब्रोकर, आज भी बैठे, आज भी बहुत बड़े बड़े ब्रोकर हैं, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल है, आनंद राठी है, एसएमसी ग्लोबल है, ये सब ब्रोकिंग हाउसेस है, सारे बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेस हैं। उस जमाने में भी रहे होंगे ब्रोकिंग हाउसेस, हमेशा रहते, हमेशा ही होते, कभी किसी चीज की कमी तो है नहीं। तो उसने एक लूप होल एक्सप्लोर करा स्टॉक मार्केट में, एक लूप होल। लुक, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट। फ्रॉड करने के लिए भी अकल चाहिए, ठीक है, इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं ना, फ्रॉड करने के लिए, चोरी करने के लिए, वरना बेवकूफ चोर तो पकड़ा जाएगा। आप समझ रहे हैं, जो बेवकूफ होगा वो चोरी करने गया, पकड़ा गया। आतंकवादी बनने के लिए भी आपको इंटेलिजेंस चाहिए। तो अगर आप फ्रॉड करना चाहते हो और उस लेवल का फ्रॉड करना चाहते हो, फॉर दैट यू नीड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस और उसके बाद गट्स की बात आती है कि भाई दम है या नहीं है, गट्स है या नहीं है, डरते तो नहीं हो। तो ये चीज है। तो ही वॉज अ वेरी क्लेवर गाय, ही आइडेंटिफाइड द लूप होल। उसने ये देखा कि जितने ब्रोकिंग हाउसेस हैं बॉम्बे में और कलकत्ता में, दो मेजर थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज था, और ऐसे कई सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस थे, लखनऊ स्टॉक एक्सचेंज, जम्मू स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस थे खूब सारे। लेकिन अल्टीमेटली सबसे पॉपुलर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही था। तो क्या होता था कि ये स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें पैसा लगाया जाता था। तब सेंसेक्स 1500-2000 होता था, आज सेंसेक्स 75-77-80 हजार तक पहुंच गया है। उस टाइम पे इट यूज्ड टू बी 1980s, लेट 80s की बात हो रही है, 1500, 2000, 2500। So he saw that every single broker, big broker in the broking house, he used to approach financial institutions like banks, commercial banks, cooperative banks, differentiated bank of that time एक ही था, National Housing Bank. They used to approach those banks. Banks उस टाइम पे क्या करते थे, उनके पास सरप्लस फंड्स होते थे। वो फंड्स जो डिपॉजिट होल्डर्स के हैं वो नहीं, वो फंड्स जो कि बैंक का प्रॉफिट है। बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है? बैंक ने लोन दिया, इंटरेस्ट कमाया, जो इंटरेस्ट पे करा, खर्चे निकालने के बाद जो मार्जिन बचा वो आपका प्रॉफिट है। अब बैंक के पास प्रॉफिट पड़ा है, तो बैंक इज ऑल्सो लाइक अ बिजनेस। बैंक भी एक बिजनेस है, वो भी एक लिमिटेड कॉर्पोरेशन है, लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। एसबीआई लिमिटेड, पीएनबी लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, सिंडिकेट बैंक लिमिटेड, ये सब लिमिटेड कंपनी है। सब सरकारी बैंक है तो लिमिटेड ही होंगे। अब भाई एक कंपनी है, जैसे मेरे पास अगर प्रॉफिट हो या मेरे पास कुछ सरप्लस फंड्स हो तो मैं उसे कहीं इन्वेस्ट करूंगा। जाहिर सी बात है, मैं क्या करूंगा उसे, तो बैंक में रखा थोड़ी रख छोड़ूंगा। अगर बैंक में कैश रखा हुआ है तो उससे क्या हो रहा है, कैश की परचेजिंग पावर विद टाइम कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? इन्फ्लेशन। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी लाइंग इन द बैंक आइडल इज रिड्यूसिंग। तो
मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो वही चीज कंपनीज पे भी अप्लाई होती है और वही चीज बैंकों पे भी अप्लाई होता है। भाई बैंकों का भी तो पैसा कम ही हो रहा है। सो व्हाट टू डू, क्या किया जाए? उसको इन्वेस्ट करो। तो बैंक्स दे स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स। अब सवाल ये उठता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कब लगाया जाए, टाइमिंग ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप तब इन्वेस्ट करोगे जब स्टॉक मार्केट फेवरेबल हो। उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा बार बार। इतनी बड़ी संस्था में ट्रैक कौन करे? तो इसलिए ब्रोकर को अप्रोच किया जाता था कि भाई आप ट्रैक करके बताओ, जिस दिन जो मोमेंट आपको सही लगे उसमें मेरा आप बिड डाल दीजिए, उस बिड पे मेरा आ जाए तो मैं उतने शेयर्स खरीद लूंगा। ठीक है जी। अब जितनी बड़ी संस्था उतना ही ज्यादा परमिशंस, रेड टेप, प्रॉब्लम्स वो होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? डिलेज होते कि मैंने आज रिक्वेस्ट डाली, उनकी तरफ से कहीं ऊपर से अप्रूवल आएगा, फिर वो पैसे अप्रूव होंगे, 2 4 5 दिन में वो पैसा फिर जाएगा अकाउंट के उसमें। तो वो पूरा डिले अवॉइड करने के लिए बैंक क्या करता था? बैंक जो पैसा उनका प्रॉफिट का पैसा होता था वो पैसा उठा के ब्रोकर के अकाउंट में डाल दिया करता था कि जिस दिन तुम्हें ठीक से बिड मिले उस दिन मेरी तरफ से तुम अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना। समझ में आया कि मुझे नहीं पता मार्केट में क्या चल रहा है और मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं अप्रूव करूं, इतना सब कुछ है। जब तक मैं अप्रूव करूंगा तब तक वो बिड हाथ से निकल जाएगी। तो एक काम करो, ये पैसा पकड़ो, जिस दिन ठीक लगे उस दिन वैसा इन्वेस्ट कर देना। सब बैंक्स ऐसे ही किया करते थे। ठीक है जी। तो ब्रोकर के अकाउंट में पैसा पड़ा होता था। ये इंडिविजुअल का प्रॉफिट नहीं है। किसका प्रॉफिट है? बैंक का प्रॉफिट। अब बैंक का प्रॉफिट किस संख्या में होता है? हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में होता है, 400 500 1000 करोड़। मतलब ब्रोकर के अकाउंट में 40-50 करोड़ तो कौड़ियों के भाव पड़े होते थे कि पंजाब नेशनल बैंक का 50 करोड़ है, ये तो कभी भी वापस चला जाएगा। इस टाइप से 50 रुपए की तरह 50 करोड़ रुपए पड़े होते थे। इस टाइप से पड़ा होता था पैसा। तो ये चीज थी। तो हर्षद मेहता सॉ एन अपॉर्चुनिटी। बाकी जितने ब्रोकर थे वो क्या करते थे? उनके अकाउंट में पैसा आता था, वो उन पैसों को तब तक अपने पास रखते थे जब तक उनको सही डील नहीं मिलती। जिस दिन डील मिलती थी उस दिन वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया करते थे। दे यूज्ड टू इन्वेस्ट दैट मनी इन द स्टॉक मार्केट। एब्सोल्युटली। इसलिए तो आपको पैसा मिला है। हर्षद मेहता ने यह बोला कि जब तक डील नहीं मिलेगी तब तक तो यह पैसा खाली पड़ा है अकाउंट में, इसको काम पे लगाओ। अच्छा, अगर मुझ जैसा आदमी होता, मैं ये बोलता कि चलो ठीक है इसकी एफडी करवा लेते। एफडी कभी भी तोड़वाओ, थोड़ी सी पेनल्टी लगती है, वो पेनल्टी मैं दे दूंगा। और अगर 100 करोड़ की भी एफडी होगी, उस जमाने में एफडी में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता था। मान लो 10% है, 100 करोड़ पे 10% है 10 करोड़, और मैंने 15 दिन की एफडी करवाई है, तो 10 करोड़ को 15 दिन से आप कर लीजिए इंटू 15 डिवाइडेड बाय 365, तो भी आपको 10 12 15 लाख रुपए कमाने को मिल जाएंगे। मेरे लिए वही बहुत होता। और बाकी ब्रोकर्स ऐसे ही करते थे, बैंक में एफडी कराई, छोड़ दिया। बैंक के ही प्रॉफिट की एफडी करवा दी बैंक में। हर्षद मेहता ने क्या करा? वो सारा का सारा पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में लगा दिया। बैंक की तरफ से नहीं लगाया, अपनी तरफ से लगाया कि मैं पैसा लगा रहा हूं, मतलब जिसमें मेरा मन है पैसा लगाने का, उसमें पैसा लगाया। तो क्या होता है? आपने एक शेयर आइडेंटिफाई करा। हर्षद मेहता का फेवरेट शेयर एसीसी सीमेंट, आपने उसका ऐड देखा होगा टीवी पे, उस जमाने का फेवरेट शेयर था एसीसी सीमेंट, पोलो स्टील, ये फेवरेट शेयर थे उसके। तो क्या करा आपने? एसीसी सीमेंट का शेयर जो कि 300 रुपए पे था, उसके आपने एक हफ्ते के अंदर 200 करोड़ के शेयर खरीद लिए। तुमने इतनी ज्यादा डिमांड कर दी एक शेयर की, ये डिमांड कर दी, प्राइस क्या हो जाएगा? 300 से बढ़ के 3000 प्राइस पहुंच गया। अब इसको कहा जाता है शेयर रिगिंग। रिग कर रहे हो आप। रिग मतलब उस चीज को आप अपनी मर्जी से चला रहे हो। अब भाई तुम 100 करोड़ के शेयर खरीद लोगे या 300 करोड़ के शेयर एक ही कंपनी के खरीद लोगे तो शेयर प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। अब आप एक बात सोच के देखिए, किसी ने शेयर अभी 300 का शेयर है, आपने एक हफ्ते में शेयर पूरा का पूरा खरीद लिया, ये बढ़ रहा है 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 अब ये बढ़ रहा है, बाकी पूरी जनता जो इन्वेस्टर्स की है वो इसको बढ़ता हुआ देख रही है। अब वो बढ़ता हुआ देख रही है तो वो क्या करेगी? वो इन्वेस्ट करना शुरू हो जाएगी और ये यहां से बेचना शुरू हो जाएगा। और आपने क्या कर लिया?
प्रॉफिट कमा लिया, आपने प्रॉफिट कमा लिया। समझ में आया? ही यूज्ड टू डू दिस। इस वजह से उस ब्रोकर के पास, हर्षद मेहता के पास खूब सारे क्लाइंट आते थे कि ये जो है ये प्रॉफिट कमा के देगा, क्योंकि वही तो शेयर प्राइस बढ़ा रहा है। तो अपने सारे के सारे क्लाइंट का पैसा वो उसी शेयर में लगाएगा जो कि वो बढ़ा रहा है, और वो तो पैसा बढ़ेगा ही, वो तो बढ़ना ही है, उसमें तो कोई एस्केप है ही नहीं। तो इसलिए हर्षद भाई मजामा, गुजराती भाई था ना वो, हर्षद भाई मजामा, मार्केट मजामा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मजे में मार्केट, बढ़ाते रहो। And that is how he exploited this loophole to pull the market up. 2000 का सेंसेक्स 2500 हो गया, 3000 हो गया, 3500 पहुंच गया। मतलब सोच के देखिए, ऑलमोस्ट डबल एक ब्रोकर ने कर दिया। सारा का सारा पैसा आता था एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड मेहता वर इन बिजनेस, बिग बिजनेस। लेकिन वही बात है, एक कहावत है पुरानी कि एक सियाना आदमी अपने सिवा बाकी सबको बेवकूफ समझता है। An intelligent man or a clever person thinks that he is the most clever person and the rest of everyone is a fool. Rest are fools. अब आपकी पूरी की पूरी अप्रोच 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चल गई भाई, ठीक है, 1991 तक चल गई। अब 1991 में आता है इकोनॉमिक क्रैश, बैंकिंग क्रैश होती है इकोनॉमी, जैसे अभी क्रैश हुई है। अभी क्रैश तो नहीं हुई है, अभी तो खैर बहुत स्टेबल है। मार्केट क्रैश हुआ था परसों, पिछले 4 महीने से मार्केट डामाडोल है, लेकिन मार्केट फिर भी ओवरऑल ठीक है। अब यही समझ लो, सेंसेक्स जो है ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से 70,000 से 50,000 पे आ जाए, तो उस टाइम पे ऐसे ही प्रॉब्लम्स की वजह से हर्षद मेहता ने 500 करोड़ रुपए मार्केट में लगाए, मार्केट को वो ऊपर लेके जा रहा था। एक इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, मार्केट क्रैश कर जाता है। एसबीआई के 500 करोड़ 100 करोड़ रह जाते हैं। समझ रहे हो क्या होता है भाई? मार्केट किसी का मोहताज थोड़ी है, और मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के पैसा लगाने से मार्केट थोड़ी ऊपर जाता है। यह समझने वाली बात है कि मार्केट जो है वो चलता है सेंटिमेंट पे, ये हमेशा याद रखिएगा। ट्रंप के टैरिफ, अरे अभी तो टैरिफ लगे भी नहीं है, अभी तो ट्रेड शुरू भी नहीं हुआ, फिर भी मार्केट क्रैश कर रहा है, क्योंकि पूरा मार्केट किस पे चलता है? सेंटिमेंट पे। इसलिए बहुत सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए। अब ट्रंप भाई को कौन समझाए कि चुप रहो, मुंह मत खोलो, वो समझ में आएगा ही नहीं उनको, तो इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं और मार्केट क्रैश करता है। उनका खुद का भी मार्केट क्रैश कर रहा है। अभी कल एक और चीज अनाउंस कर दी, अभी तक बोल रहा था फार्मा पे टैरिफ नहीं लगाऊंगा, कल बोल दिया फार्मास्यूटिकल पे भी टैरिफ लगाऊंगा। अब फार्मा पे भी टैरिफ लगेगा, हर चीज पे टैरिफ लगता चला जा रहा है। टैरिफ। अभी ट्रेड शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी टैरिफ लग गया। उसी तरीके से जैसे कि कल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट कल आएगा 4 जून को। 3 जून को मार्केट भाग गई ऊपर, 4000 पॉइंट ऊपर, 5000 पॉइंट ऊपर, खूब धड़ल्ले से लोग खरीद रहे। एग्जिट पोल्स आए, बीजेपी 400 पार, मार्केट भाग गई ऊपर। अगले दिन रिजल्ट आया, 240 में सिमट गए, मार्केट क्रैश कर गया। दोनों दिन में कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ सेंटिमेंट है। तो स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है। उस टाइम पे सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ, मार्केट क्रैश कर गया, एसबीआई के सारे फंड्स वाइप आउट हो गए, 500 की चीज 100 रुपए की रह गई। अब बेटा वापस कैसे करोगे? तो हर्षद मेहता ने क्या करा, अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करे, नेशनल हाउसिंग बैंक के 500 करोड़ लिए और वो एसबीआई को वापस करे। अब नेशनल हाउसिंग बैंक का लोन हो गया उसके सर पे, उसको पैसे वापस करने। जब तक मार्केट रिकवर नहीं होगा तब तक तुम वापस नहीं कर पाओगे। सीधी बात है, मार्केट में पैसा लगा हुआ है ना आपका, किसी के पास बैंक अकाउंट में पैसा थोड़ी पड़ा है, मार्केट में लगा है। अब मार्केट पूरी डाउन है तो आपका पैसा भी डाउन है, कहां से वापस करोगे?
तो वहीं पे हर्षद मेहता जो है पकड़े जाते हैं, आउट ऑफ शेयर एरोगेंस एंड ओवर स्मार्टनेस। इसको बोलते हैं ओवर स्मार्टनेस। हर्षद मेहता सिर्फ अपनी ईगो और एरोगेंस के चक्कर में मरा। हर्षद मेहता के खुद के पास उस जमाने में 1200-1300 करोड़ की होल्डिंग्स थी अपनी खुद की। 1200-1300 करोड़ की होल्डिंग्स में से वो चाहता बहुत जल्दी निकल सकता था, बट ईगो इतनी ज्यादा थी कि मैं अपना पैसा क्यों खर्च करूं, मुझे तो कोई भी दे देगा। और पूरा दिल्ली पार्लियामेंट तक उसकी पहुंच थी, पॉलिटिशियंस का भी पैसा लगाता होगा, सबका पैसा लगाता होगा। नरसिम्हा राव का भी पैसा लगाया हुआ था, जिसके लिए फिर नरसिम्हा राव पे केस किया। राम जेठमलानी उनके लॉयर थे। जेठमलानी का नाम आपने पता नहीं सुना ही नहीं सुना, आप लोग आजकल के बच्चे हो। राम जेठमलानी उनके लॉयर थे। राम जेठमलानी को बड़ा मजा आता था पंगा लेने में। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का केस है, मेरे पास आओ। तो हर्षद मेहता लॉस्ट मनी ऑफ एसबीआई इन दिस क्रैश। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये 1992 की बात है, उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझ में ये आया कि भाई ये जो काम कर रहा है, अब एक कहावत है कि अगर आप, एक चीज कही जाती है, कहावत तो नहीं है, अगर आपको रात को आप किचन में घुसो तो आपको कभी कभी कॉकरोच दिखता है, दिखा है? अगर एक कॉकरोच दिखे तो उसका मतलब एक ही कॉकरोच है? नहीं ना। अगर एक कॉकरोच आपको दिख रहा है स्टॉक मार्केट में जो ये हरकत कर रहा है, जो पकड़ा गया है बेसिकली, तो क्या वो एक तक ही सीमित है? तो वो तो फैली हुई होगी बीमारी पूरी, वो थ्रू आउट पूरे मार्केट में यही हो रहा होगा, हर स्टॉक एक्सचेंज में यही हो रहा होगा, और हर बैंक यही कर रहा होगा, हर बैंक भी यही कर रहा होगा। उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, दिस कैनॉट वर्क। तो फिर स्टॉक मार्केट में अमेंडमेंट्स करे गए। अमेंडमेंट्स वर डन इन स्टॉक मार्केट।